हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 5। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा प्रशासन के आधारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। शिक्षा प्रशासन के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। शैक्षिक आधार नंबर 1 है, शैक्षिक प्रशासन उन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है जिसको समाज का प्रचलित दर्शन निर्धारित करता है। समाज में जो भी दर्शन प्रचलित होता है उसी के आधार पर ही शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित होते हैं। शैक्षिक प्रशासन के द्वारा समाज के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि गतिशील तत्व सामाजिक दर्शन का निर्धारण करते हैं। और यहाँ पर शिक्षा का निर्धारण कैसे हो रहा है? शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वो हो रहा है समाज के आधार पर, और सामाजिक दर्शन का जो निर्धारण होता है वो होता है सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिशील तत्वों के आधार पर। और यही सामाजिक दर्शन शैक्षिक उद्देश्यों का सूत्रपात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सामाजिक दर्शन है वो सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो उस समय गतिशील तत्व हैं, इन सारे चीज़ों के गतिशील तत्व जो भी उस समय वर्तमान समय में जो भी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं सामाजिक दर्शन को, इनमें से ये सारी चीज़ें जो प्रभावित कर रही हैं वो सामाजिक दर्शन का निर्धारण करती हैं। और सामाजिक दर्शन के अंतर्गत ही शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण होता है शैक्षिक प्रशासन में। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि आर्थिक समाज के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि गतिशील तत्व सामाजिक दर्शन का निर्धारण करते हैं और यही सामाजिक दर्शन शैक्षिक उद्देश्यों का सूत्रपात भी करते हैं। विश्व के मुख्यतः 2 प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं। यहाँ पर विश्व में मुख्यतः 2 प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं। प्रथम होता है एकाधिकारात्मक तथा द्वितीय होता है लोकतंत्रात्मक। एकाधिकारात्मक जो होता है दर्शन में व्यक्ति की अपेक्षा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना जाता है। व्यक्ति की अपेक्षा राष्ट्र के हित को सर्वोपरि माना जाता है एकाधिकारात्मक दर्शन में। और लोकतांत्रिक दर्शन में क्या होता है? व्यक्ति के महत्व पर बल दिया जाता है। लोकतंत्र में क्या है? व्यक्ति के महत्व पर बल दिया जा रहा है। और एकाधिकारात्मक दर्शन में आपके राष्ट्र हित को सर्वोपरि माना जा रहा है और व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित में संतुलन रखा जाता है। यहाँ पर लोकतंत्रीय दर्शन में हम देखेंगे तो व्यक्ति के महत्व पर भी बल दिया जा रहा है और साथ ही व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित में संतुलन रखा जाता है। इन दर्शनों की विभिन्नता उन देशों के शैक्षिक उद्देश्यों को प्रभावित करती है। ये दर्शन की भिन्नता ही शैक्षिक उद्देश्यों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आपका जो भी सामाजिक दर्शन होगा वो आपके शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करता है। शिक्षा प्रशासन इन उद्देश्यों के अनुरूप होता है। एकाधिकारात्मक देशों में शिक्षा प्रशासन का एक रूप एकात्मक होता है और कार्यकर्ताओं से अधिकारियों के आदेशों का पालन मात्र अपेक्षित होता है। आगे हम देखते हैं, जब लोकतंत्रात्मक देश में व्यक्तिगत विचार स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जाता है, इन देशों में शिक्षा प्रशासन सहयोग, समायोजन, एकीकरण तथा कार्यकर्ताओं की सहभागिता एवं सद्भावना पर आधारित होता है। यहाँ पर हम देखेंगे लोकतंत्रात्मक देश में जो व्यक्तिगत विचार स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जाता है, इन देशों में जो शिक्षा का
शिक्षा जो है प्रशासन, सहयोग और समायोजन, एकीकरण और कार्यकर्ताओं की सहभागिता एवं सद्भावना पर आधारित होती है। लोकतंत्रात्मक देशों में शैक्षिक उद्देश्य समस्त देशों में समान तथा सदैव के लिए अस्थायी नहीं होते हैं। दोस्तों, देश का जैसे दर्शन में परिवर्तन होता है वैसे ही शैक्षिक उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। वे देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप होते हैं। देश की जो भी आकांक्षाएं हो, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, इन सभी आकांक्षाओं के अनुरूप ही शैक्षिक उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। जब ये आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं परिवर्तित होती हैं तो उनके अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य भी परिवर्तित होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण न केवल देश के वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल होता है, वरन देश के विकास की दिशा तथा भावी समाज की रूपरेखा के आधार पर भी होता है। दोस्तों, जो शैक्षिक उद्देश्य बनाए जाते हैं वो देश की परिस्थितियों को देखकर ही बनाए जाते हैं, जिससे देश प्रगति करे, देश का विकास हो, देश आगे की ओर बढ़े। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ वो उस शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। अतः शैक्षिक आधार शिक्षा प्रशासन के स्वरूप का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो शैक्षिक आधार है वो शिक्षा प्रशासन के रूप में जो है, यहाँ पर जो शैक्षिक आधार है वो शिक्षा प्रशासन का स्वरूप का निर्धारण करता है। शैक्षिक आधार क्या क्या थे यहाँ पे हमने पढ़ा था, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, ये सब क्या हैं, इन्हीं के दर्शन के आधार पर ही आगे यहाँ का शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि शैक्षिक आधार शिक्षा प्रशासन के स्वरूप का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नंबर 2 हम देखते हैं सामाजिक आधार। शिक्षा का सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक आधार कैसे होगा? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और उसकी कार्यविधि एवं प्रशासन विभिन्न सामाजिक घटकों पर निर्भर करता है। जो भी समाज की प्रक्रियाएं हैं उसमें जो शिक्षा का जो भी कार्यविधि है या शिक्षा का जो प्रशासन है जिसके माध्यम से शिक्षण कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे वो सामाजिक घटकों पर निर्भर करता है। सामाजिक घटक में क्या क्या आते हैं? वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की जलवायु, वहाँ की उपकरण सामग्री, वहाँ की शिक्षण व्यवस्था, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो राष्ट्र का दर्शन एवं इतिहास शिक्षा प्रशासन के स्वरूप को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे दर्शन की बात हो रही है। हमने इसके पहले ही आपको बताया कि जो भी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन का जो दर्शन होता है वो दर्शन ही निर्धारित करता है शिक्षा का उद्देश्य। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दर्शन एवं इतिहास शिक्षा प्रशासन के स्वरूप को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करते हैं। जो भी उस समय का शैक्षणिक इतिहास रहा है उसी को आधार बनाकर ही शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित होता है कि जो इतिहास रहा है उससे और उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो। संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्र हुआ था तथा अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा उसका एक नवीन राष्ट्र के रूप में देरी से उदय हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्र हुआ, यहाँ पर अन्य देशों की अपेक्षा उसका एक नवीन राष्ट्र के रूप में देरी से उदय हुआ, इसलिए वहाँ लोकतांत्रिक विचारधारा के अनुसार शिक्षा प्रशासन को लोकतंत्रात्मक तथा विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया। जहाँ की जैसी शासन व्यवस्था, जैसे नियंत्रण व्यवस्था रहेगी उसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ का शैक्षिक प्रशासन शैक्षणिक उद्देश्य होगा। देश की संस्कृति शिक्षा प्रशासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को परिलक्षित करती है। जो भी देश है वहाँ की जो सांस्कृतिक शिक्षा है वो प्रशासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। समाज शिक्षा से अपेक्षा करता है कि वह उसकी संस्कृति की रक्षा करे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो
समाज है जिसमें, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक व्यवस्था है, तो जो समाज है वो ये चाहता है कि जो उसकी संस्कृति है उसकी संस्कृति की रक्षा, उसकी संस्कृति को एक धरोहर के रूप में उसके जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको प्रदान किया जाए, तो साथ ही उसे प्रगति की ओर अग्रसर भी किया जाए। शिक्षा प्रशासन समाज के इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संस्था या संगठन का संचालन करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में जो भी पर्व त्योहार या जो भी सेलिब्रेशन होते हैं उसका प्रभाव एक शिक्षण संस्थान पर भी पड़ता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो भी संस्कृति होगी उस समाज की, उस संस्कृति को शिक्षण संस्थान भी फॉलो करेगा, तो उस शिक्षण संस्थान के माध्यम से जो उस समाज की संस्कृति है वो आगे बढ़ेगी। तो शिक्षा प्रशासन समाज के इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संस्था या संगठन का संचालन करता है, और जो शिक्षा प्रशासन होता है जिसके माध्यम से शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही हैं, तो वो शिक्षा प्रशासन ये दृष्टिकोण रखता है या ये इस बात का ध्यान रखता है कि वो जो भी समाज की संस्कृति है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसी कारण शिक्षा प्रशासन को एक सामाजिक प्रक्रिया भी माना जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होती है। यहाँ पर इसी कारण जो शिक्षा प्रशासन है उसको सामाजिक प्रक्रिया भी माना जाता है कि समाज का ये एक अंग है, एक जो समाज की संस्कृति को आगे ले जाता है। तो ये हम पढ़ रहे थे। इसके अब हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक आधार। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? शैक्षिक आधार। शिक्षा प्रशासन के आधारों के उदाहरण हमने देखा। तो यहाँ पर हमने देखा था शैक्षिक आधार और उसके बाद सामाजिक आधार। अब हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक आधार। शिक्षा प्रशासन का मनोवैज्ञानिक आधार क्या कहता है? शिक्षा प्रशासन अन्य प्रशासनों से भिन्न होता है क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति के विकास से होता है। दोस्तों, शिक्षा प्रशासन जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है, तो इसलिए ये अन्य प्रशासन सेवाएं जो भी हैं जो सरकार के द्वारा लागू की जाती हैं उससे ये भिन्न होता है। इसमें व्यक्ति के संपूर्ण विकास की नींव रखी जाती है। अन्य प्रशासनों में व्यक्ति के विकास पर ध्यान देना इतना अपेक्षित नहीं होता है। शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास की प्रक्रिया है, इसलिए इसके प्रशासन को व्यक्ति के आदर्श से पृथक नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, तो यहाँ पर हम देखें तो व्यक्ति का जो भी आदर्श रहेगा, जो भी उसका व्यक्तित्व रहेगा, वो शिक्षा से प्रभावित होगा। शिक्षा प्रशासन एक गतिशील प्रक्रिया है, इसका केंद्र बिंदु बालक है। इस संदर्भ में ग्राहम बेलफोर का कहना है कि शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य उपयुक्त बालक को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके सुविधापूर्वक प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्राहम बेलफोर का कहना है कि शिक्षा प्रशासन का जो भी उद्देश्य होता है वो जो भी उपयुक्त बालक हैं, जो उस योग्य बालक हैं, उन योग्य बालकों को योग्य शिक्षकों के द्वारा योग्य शिक्षा उपलब्ध कराना और आर्थिक साधनों का उपयोग करके सुविधापूर्वक प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। आर्थिक साधन क्या है? जो भी आर्थिक साधन यहाँ पे हम कह सकते हैं शिक्षण संस्थान के द्वारा जो भी चीज़ें छात्रों के लिए प्रोवाइड कराई जाती हैं, उपकरण शिक्षा उपकरण से संबंधित उन सारे उपकरणों की वजह से छात्रों को अधिगम करने में या शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा हो जाती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो भी शिक्षण में प्रयोग की जाती हैं वो छात्रों के ज्ञान को आगे ले जाने में सक्षम होती हैं। अतः शिक्षा प्रशासन का फाइल केंद्रित ना होकर व्यक्ति केंद्रित होना आवश्यक है।
यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा प्रशासन का फाइल केंद्रित का क्या मतलब है। चूँकि शिक्षा, यहाँ पर जो शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था जो होती है उसका एक लेखा जोखा मेंटेन होता है। शैक्षणिक बजट क्या है और उसमें जो भी चीज़ें उपयोग में लाई जा रही हैं, जो वहाँ के मानवीय संसाधन है या भौतिक संसाधन है, उन सब का एक लेखा जोखा मेंटेन होता है फाइल के माध्यम से। तो यहाँ पर जो शैक्षिक प्रशासन है वो एक फाइल केंद्रित नहीं है। वहाँ यहाँ पर फाइल यानी कि उसका एक लेखा जोखा मेंटेन करना केंद्र बिंदु नहीं है। यहाँ पर केंद्र बिंदु है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कैसे हो। जो छात्र है, जो भी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, ये केंद्र बिंदु है। इसलिए शिक्षा प्रशासन द्वारा व्यक्ति के विभिन्न पक्षों शारीरिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, सौंदर्यात्मक आदि के अत्यधिक विकास के लिए प्रयास किया जाए तो उचित होगा। यहाँ पर जो शैक्षिक प्रशासन फाइल केंद्र बिंदु ना होकर के व्यक्ति केंद्र बिंदु है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शैक्षिक प्रशासन द्वारा व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का शारीरिक हो या आध्यात्मिक हो या फिर वो संवेगात्मक हो या सौंदर्यात्मक हो, उसके विकास के लिए अत्यधिक प्रयास किया जाता है। मनोविज्ञान की सहायता से बालक की स्वाभाविक शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों आदि की जानकारी प्राप्त करके उनके अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम, समय तालिका, शिक्षण विधियां, क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों आदि की व्यवस्था करने से व्यक्ति का सर्वोच्च विकास होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति की जो छात्र होते हैं उनकी रुचियों का ध्यान रखते हुए विद्यालय के पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, समय तालिका बनाई जाती है और शिक्षण विधियां यूज की जाती हैं, जिससे अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्रों का अधिगम किया जाता है और साथ ही उनकी क्षमताओं, योग्यताओं और रुचियों का भी ध्यान रखा जाता है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो, उनका सर्वोत्तम विकास हो। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों या कार्यकर्ताओं की रुचियों, शक्तियों, क्षमताओं आदि को भी ध्यान में रखते हुए उनकी कार्यकुशलता में उन्नति की जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल छात्रों का ही ध्यान रखा जाता है शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, बल्कि यहाँ पर हम देखेंगे जो शैक्षिक प्रबंधन है वो शिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, जिनके अंतर्गत शिक्षक आते हैं और वहाँ पर जो भी स्वीपर, माली ये सब हैं, उनकी भी रुचियों का ध्यान रखा जाता है, उनकी भी क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है और उनकी कार्यकुशलता यानी कि उनकी जो स्किल है, उनका जो कौशल, उनको भी ध्यान में रखा जाता है और उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार ही यहाँ पर जो जिस कार्य में निपुण है, एक शिक्षक का जो विषय है, जिस विषय में वो निपुण है, जिस विषय में वो रुचि रखता है, उस विषय को उसे प्रोवाइड कराया जाता है और साथ ही जो जिस कार्य में दक्ष है, उस कार्य में दक्ष लोगों को ही उस कार्य के लिए चुना जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इन सारे समुचित ढंग का प्रयोग करते हुए उनकी उत्सुकता उत्पन्न करने में बहुत सहायता करता है। किनकी उत्सुकता, यानी कि यहाँ पे जो छात्र है, छात्र में एक पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है, क्योंकि यहाँ पे जो योग्य शिक्षक के माध्यम से शिक्षण कार्य होता है वो एक योग्य छात्र का अधिगम कार्य करवाते हैं, जिससे एक छात्र या पूरे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। और यहाँ पर कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि छात्र का अगर विकास होगा तो फिर पूरे शिक्षा के माध्यम से पूरे समाज का विकास होगा, पूरे राष्ट्र का विकास होगा और पूरे देश का भी विकास होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर के सारे कंपलसरी पेपर जितने भी हैं, इन चारों पेपर की वीडियो की प्लेलिस्ट
इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें हमने डाल दिया है। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।